गुजारा भत्ता कैसे डिसाइड होता है? काफी सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि मेरी सैलरी का कितना परसेंट कटेगा, मेरी कमाई का कितना हिस्सा कटेगा, मेरे माँ बाप के नाम का कितना हिस्सा कम हो जाएगा, मेरे पर्सनल खर्चे कितने कम हो जाएंगे और बचे हुए में से कितना मेंटेनेंस मेरे को देना पड़ेगा। तो आज उसी का जवाब खुद कोर्ट ने ही दे दिया है और कोर्ट ने नीचे वाली सभी अदालतों को भी आदेश दे दिए कि जब भी आप गुजारा भत्ता बनाओ तो बंदे की सिर्फ वेतन पैकेज को मत देखो, बाकी भी तो बहुत सारी चीजें हैं, बंदे के ऊपर जिम्मेदारी है, उसको फ्यूचर डिसाइड करना, उसके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो सारी चीजें देखने के बाद ही आपको क्या करना चाहिए, गुजारा भत्ता डिसाइड करना चाहिए। तो गुजारा भत्ता डिसाइड होता कैसे है, तो सारी बातें आपको बताते हैं। देखिए, कोर्ट ने साफ कह दिया जजमेंट के थ्रू कि जब भी आप गुजारा भत्ता बना रहे हो, सबसे पहली चीज आपको यह देखनी है कि बंदे की कमाई कितनी है करंट के अंदर, यानी कि आज वो कितना कमा रहा है और आज उसके कितने खर्चे हैं जी। ये चीज आपको सबसे पहले मद्देनजर रखनी चाहिए। सभी नीचे वाली कोर्टों का आदेश दिए हैं। पहले बंदा महीने के 1 लाख कमाता था, पहले 5 लाख कमाता था, आज बेचारा कंगाल हो चुका है, बेरोजगार हो चुका है। और ये जो चीज हुई थी ना, एक कोरोना के बाद हुई थी। कोरोना से पहले जिनकी शादी हुई थी तब भाई कोई 2 लाख कमा रहा, 3 लाख कमा रहा, कोई 50,000 कमा रहा। कोरोना में सबके काम धंधे सब चौपट हो गए। उसके बाद सब आ गए अपने घर पे। फिर घर पे आने के बाद फिर लड़ाई शुरू होने के बाद पत्नी मायके चली गई और कहा जी 2018 में 17 में तो 2 लाख कमाता था, उस हिसाब से मेरे को मेंटेनेंस दिलाओ। बोला जी अब तो नहीं कमाता। तो आज बंदा कितना कमा रहा है उस हिसाब से क्या करना चाहिए, कोर्टों को डिसाइड करना चाहिए कि बंदा कितना कमा रहा है और उसके खर्चे कितने, यानी कि खर्चे मतलब जो जेन्युइन खर्चे होते हैं, यानी कि गुलछर्रे उड़ा रहा है। जैसे कोई मेडिकल है कि कोई बंदा बीमार है, महीने की 10,000 की तो उसकी दवाइयां आ जाती है, तो वो पर्सनल खर्चे वो काट दो भाई, ठीक है। कोई माँ बाप है, माँ बाप की केयर कर रहा है तो वो खर्चा ही पर्सनल, उसको भी काट दो, यानी कि वो खर्चे कम किए जाएंगे। एक तो है ना कि शराब दारू में उड़ा रहा, वो खर्चे कम नहीं किए जाएंगे। दूसरी चीज बता दीजिए कि शादी कितने टाइम तक चली है, शादी की अवधि जरूर चेक करो। शादी की अवधि कई बार होता है ना कि कोई लड़की आई और आने के बाद महीने बाद ही मेंटेनेंस का केस लगा दिया। अरे भगवान, तुम 1 महीने तो रही है, 1 महीने बाद अब तेरे को घर बैठे मेंटेनेंस चाहिए। तो शादी की अवधि जरूर डिसाइड करो कि शादी को कितना टाइम हुआ है, दोनों पार्टनर एक साथ कितने रहे। एक तो ये है ना कि भाई दोनों पार्टनर जो है ना 20 साल तक साथ रहे हैं। अब 20 साल के बाद उसकी तो दोबारा शादी हो नहीं सकती, हो भी सकती है, तो 20 साल तक जो उनका एक साथ रहा है उसके लिए फिर गुजारा भत्ता थोड़ा अच्छा कर दो। तो कहने का सेंस यहाँ पे कोर्ट का ये है, शादी की अवधि जरूर चेक करो कि शादी चली कितनी है जी। फिर तीसरी बात, अगर दोनों पार्टनरों ने अगर कोई दूसरी शादी कर ली है, उस चीज को जरूर मद्देनजर रखो जी। दूसरी शादी को, कि अगर दोनों पार्टनर में से किसी ने भी, अगर लड़की ने दूसरी शादी कर लिया फिर तो उसको मेंटेनेंस देना ही नहीं, फिर तो मेंटेनेंस ही बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई लड़की अडल्ट्री में चली जाती है या फिर दूसरी शादी कर लेती है तो उसका जो अडल्ट्री वाला बॉयफ्रेंड है या फिर दूसरा पति, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है जी रख रखाव की, लेकिन पहले वाले की नहीं। लेकिन अगर लड़का दूसरी शादी कर ले, कई बार होता है ना कि भाई जैसे हस्बैंड वाइफ ने तलाक ले लिया, तलाक के बाद कोर्ट क्या करती है, लड़की को लड़के को ऑर्डर दे देती है कि जब तक लड़की दूसरी शादी नहीं करती तेरे को तलाक के बाद भी इसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन लड़के ने दूसरी शादी कर ली, अब लड़के ने दूसरी शादी कर ली तो फिर दूसरी जो शादी की है तो दूसरी पत्नी है या उसके जो बच्चे हैं उनको भी तो पालन पोषण करना है ना भाई इसको। तो अब आदमी देखो, एक पहले वाली पत्नी जिससे तलाक हो चुका है उसको मेंटेनेंस दे रहा है, दूसरी शादी जिससे हुई है उसको भी पाल रहा है, उसके बच्चे ही पाल रहा है। तो कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पार्टनर दूसरी शादी कर लेता है तो उसको मद्देनजर जरूर रखो। अब एक बंदा जितना कमा रहा है उसके ऐसे खर्चे को डिवाइड करके फिर बचा हुए हिस्से में से क्या करो, आपको मेंटेनेंस देना चाहिए। चौथी बात बता दीजिए, जिम्मेदारियां। एक समाज के अंदर एक अपने यहाँ पे एक चाल चलन है, जिम्मेदारियां। देखो बताता हूँ क्या चाल चलन है। चाल चलन ये है कि अपने इंडिया के अंदर पुरुष प्रधान माना जाता है। कहने को हम कह देते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो स्पेशल लड़कियों के लिए और कुछ कानून में लड़कों को आगे रखा गया। लेकिन नेचुरल जो सामाजिक बात है वो ये है कि अपने इंडिया के अंदर पुरुष प्रधान माना जाता है। पुरुष प्रधान मतलब कि भाई पुरुष ही कमा के लाएगा, पुरुष ही अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। तो एक पुरुष के ऊपर क्या आ जाती है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी यहाँ आ जाती है जी। और एक जिम्मेदारी के अंदर माँ बाप भी है, अपने बच्चे भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं, जो रिश्तेदारों के जो खर्चे होते हैं, जैसे नॉर्मली हम बात करें, जैसे भाई बहन है उसका भात भरना है, किसी को कुछ करना है, कहीं जाना है आना है, ठीक है, रिश्तेदारियों के ये भी खर्चे कौन करेगा, ये एक आदमी करता है। कई बार ये भी देखा है रियलिटी में, मैं आपको बता देता हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है ना और बात आ गई, हस्बैंड कहेगा चलो मेरी बहन के यहाँ पे चलते हैं और आज फलाना फलाना त्योहार है तो मिठाइयाँ ये है। अगर वाइफ वर्किंग है तो मना कर देती है कि मेरी कमाई से एक हिस्सा नहीं दूंगी, तेरी बहन के जा कहीं जा पर तेरी कमाई से जा। अब वहाँ पे वाइफ ने तो हाथ उठा ली, भाई मेरे यहाँ तो मेरे से मत मांगना, तू मिठाई लेके जा चाहे तू गाजर पाक कुछ भी लेके जा। अब एक हस्बैंड के ऊपर जिम्मेदारी है, उसको समाज के रीति रिवाज भी पूरे करने हैं, अपना घर भी चलाना है। तो कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक हस्बैंड के ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो उस जिम्मेदारियां को भी निकाल दिया जाए। यानी कि अगर उसकी कमाई मान के चलो 10,000 है
और वो जिम्मेदारियां भी है भाई बंदे के ऊपर, तो वो जिम्मेदारियां भी निकाल दो। फिर बचा कोई हिस्सा है, तब क्या करो, उस बचे हुए हिस्से पे मेंटेनेंस डिसाइड करना चाहिए। तो इस जजमेंट के अंदर ये 4 खास बातें बताई हैं कि जब भी आप कोई मेंटेनेंस डिसाइड कर रहे हैं, सभी नीचे वाली कोर्ट को आदेश दिए कि इन चीजों का जरूर ध्यान में रखें। ये नहीं कि बंदा 50,000 कमा रहा है, लिख दिया 20,000 लड़की को दे दे, अरे ये तो देखो बंदे के ये चीजें है या नहीं है। तो सारी चीजें कोर्ट को देखनी चाहिए। और नीचे वाली कोर्ट को तो एक फटकार भी लगाई है कि आप लोगों की गलती है, आपको ये चीज जरूर चेक करनी चाहिए। मैं सारी चीज आपको चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ तक की जानकारी आपको लगी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। नहीं अच्छी लगी आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम आपको जजमेंट के अंदर दिखा देता हूँ ये चीज कहाँ पे बताई है कोर्ट ने। डायरेक्ट जजमेंट में आपको दिखाता हूँ, पूरा जजमेंट आप लोग पढ़ लेना। देखो मैं इसका 8वां पॉइंट बता रहा हूँ आपको। जबकि सभी मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की हमेशा कमी हो सकती है। भाई पैसा एक ऐसी चीज है, उसकी कमी इंसान को कभी भी हो सकती है, आज है कल नहीं है। ठीक है। अदालतें गुजारा भत्ता की राशि निर्धारित करने के लिए केवल पार्टियों के वेतन पैकेज को नहीं देख सकती। अदालतें नीचे वाली कोर्टों का आदेश दिए कि आप जब भी कोई गुजारा भत्ता डिसाइड कर रहे हो तो आप सिर्फ बंदे की सैलरी मत देखो, कमाई मत देखो, संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों में सिचुएशन भी देखो। जहां पक्षों के बीच विवाह केवल 3 साल तक जीवित रहा और तब से अलग रह रहे हैं, यानी कि शादी सिर्फ 3 साल ही चली है, उसके बाद अलग रह रहे हैं, तो आप एक शादी की अवधि भी देखो, कितना टाइम शादी चली है, उसको देखते हुए डिसाइड करो। और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि प्रतिवादी ने कानून के अनुसार पुनर्विवाह किया है, यानी कि जो लड़का है उसने दूसरी शादी कर ली क्योंकि तलाक हो चुका है, इस केस में तलाक हो चुका है। ठीक है। तलाक के बाद लड़की अलग होगी, लड़की की दूसरी शादी नहीं हुई है, शादी हो जाती फिर तो लड़के का पीछा छूट जाता, लेकिन लड़के ने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी कर ली तो वो जो बीवी बच्चे हैं उनका ही पालन पोषण, और जो तलाक वाली है उसका जब तक दूसरी शादी नहीं होगी उसका भी पालन पोषण, जिससे उसके आगे की जिम्मेदारियां और वित्तीय देनदारियां बढ़ गई है। अब 2 पेट पालने पड़ रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रखो। और जैसे कि इस तथ्य पर भी विचार करते हो कि पहले प्रतिवादी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत देनदारी से भरा हुआ था, पहले भी कर्जे में था, उसके कर्जे भी देखो। मुख्य रूप से हमें स्थायी गुजारा भत्ता के पुरस्कार के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला है। कोर्ट ने कह दिया कि एक बंदा कर्जा भी चुका रहा है, घर भी चला रहा है, 2 पेट भी पाल रहा है, ठीक है, और फिर उसकी ये सारी जिम्मेदारियां भी। तो फिर कोर्ट को क्या लगा, हमको तो कोई इसमें ग्राउंड ही नहीं लगा इसमें इंटरफेयर करने का। इस मैटर में जिस सीमा तक इसकी मात्रा निर्धारित की गई है, हम पक्षों के बीच हुए समझौते पर भी ध्यान देते हैं, जैसे कि पारिवारिक न्यायालय कानपुर नगर के विद्वान प्रधान न्यायाधीश के 2009 के केस नंबर आदेश के दिनांक में नोट किया गया था। ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये उन्होंने कहा है। और अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं कि इन्होंने इन जो पहले वाले जो वकील थे उन्होंने क्या दलील दी थी। देखो 6ठे पॉइंट में बता दिया। पार्टियों की रोजगार स्थिति के संबंध में यह खुलासा किया गया कि अपीलकर्ता नंबर 1 ने पहले एक निजी ट्यूशन शिक्षक के रूप में काम करता था, पहले तो एक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता था, उसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। दूसरी ओर प्रतिवादी वर्ष 2022 में जिला न्यायालय कानपुर नगर में कलरक के पद से सेवानिवृत्त हो गया, फिर वो 2022 में कलरक के पद से रिटायर हो गया। यह भी पता चला कि उसने 1996 की प्रथम अपील संख्या 339 के खारिज होने के बाद दूसरी शादी कर ली थी, और जिससे 3 बच्चे हैं, दूसरी शादी जिससे की है। तो प्रतिवादी के विद्वान वकील टंडन ने कहा कि प्रतिवादी के 2 भाई बहन हैं जिनकी देखभाल की विशेष आवश्यक है, साथ ही उनकी एक विधवा बहन भी उनके साथ रहती है। यानी कि एक आदमी जिसने सेकंड मैरिज की है, बीवी बच्चे हो गए, भाई बहन हो गए, विधवा बहन हो गई, परिवार की जिम्मेदारियां होगी, और ये जो कर्जा था परिवार के ऊपर वो चीज होगी। तो उन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फिर कोर्ट ने क्या कहा था कि ये बताया कि भाई इस मैटर में हमको इंटरफेयर की कोई जरूरत नहीं है, और नीचे वाली कोर्ट को यही आदेश दिया कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को इन सारी चीजों को ध्यान में रख के गुजारा भत्ता बनाना चाहिए। तो अगर आपके केस में भी ऐसा है तो आप ऐसी जजमेंट का यूज कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया है कि आपके जितने भी पर्सनल खर्चे हैं, जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां, वो कोर्ट के सामने जरूर रखें। कोर्ट का काम न्याय करने का है कि अब तक कौन सी बात अच्छी लग जाए। काफी सारे लोग आपको ये भी कहेंगे कि नहीं ये चीजें देखी नहीं जाती हैं। अब ये जो आए दिन ये जजमेंट आ रहा है, ये अभी का है 2024 अगस्त का है, तो ये जो आए दिन जो जजमेंट आ रही है ना, ये देखो कुछ ना कुछ बताते हैं। ठीक है। अब ये पूरा जजमेंट आप लोग पढ़ लेना। मैंने सिर्फ देखो ये 2 अगस्त 2024 का जजमेंट है जी, ये पूरा जजमेंट आप लोग पढ़ लेना। और ये जजमेंट मिलेगा कैसे, आप करेंटिव ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से लिंक मिलने के बाद जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे ना, इधर 3 लाइन दिखाई देगी, 3 लाइन पे क्लिक करते ही आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा, वहां पे जजमेंट दिखाई देगी, वहां पे आपको मिल जाएगा
कि 125 यानी कि मेंटेनेंस कैसे डिसाइड करते हैं इसका जजमेंट, तो वहां पे जजमेंट आपको मिल जाएगा, आराम से पढ़ लेना। ये देखो सीधी सी बात मैं ये बताता हूँ, अब मैं यहाँ पे इतना पूरा आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये किसी का एक तो पर्सनल केस हो गया, ठीक है, एक फिर ये आपका कंटेंट लंबा बन जाएगा। तो ये चीज अगर आप पढ़ोगे आप खुद देख लेना, और आपके केस में अगर यूज होती हो तो आप इसको यूज कर लेना, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना गलती किए मेंटेनेंस दे रहे हैं। इधर से तो उन्होंने सेक्शन 9 लगा रखा है, वो कहते हैं ना कि ना तो आऊंगी ना तलाक दूंगी, अपने घर बैठी है और बिना बात बैठी है। अब हस्बैंड बार बार कोर्ट को बता रहा है जी बिना बात घर पे बैठी है, कोई बात ही नहीं है, कोर्ट ये बात भी नहीं सुन रही है। तो ये, और कोर्ट सुनती कब है, मैं आपको नेचुरली बताता हूँ, कोर्ट तभी सुनेगी जब उसकी सीनियर कोर्ट ने अगर कोई उससे रिलेटेड कोई ऑर्डर कोई जजमेंट निकाल रखा है ना, तब कोर्ट आपकी बात सुनेगी। अगर आप कहोगे जी ये बात है, कोर्ट कहेगी अच्छा कैसे मान लूँ, तो ये देख लो ये जजमेंट के अंदर क्या रखी, फिर मान लेगी, क्योंकि ये अब अथॉरिटी हो गई। तो इन चीजों का ऐसे फायदा आप ले सकते हैं, ठीक है। कैसे मिलेगी ये चीज आपको बता चुका हूँ, पूरा केस आप ये पढ़ लेना। तो थैंक यू माय डियर, फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है जी, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर लें। हमसे संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू जी।